أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. This is our second lecture of nursing research, and these are our objectives. By the end of this session, the participant will be able to identify ethical principles applicable in nursing research and research process, discuss the historical events influencing the development of ethical codes and regulations, discuss protecting human rights, understand the informed consent, understand the institutional review or institutional review board, discuss the benefit risk ratio of the study, understand the scientific misconduct, and discuss current status of the research ethics in Pakistan. All these objectives, inshallah, we will be covering in these slides in this lecture. The first one is identify ethical principle applicable in nursing process. जिस तरह आपको पता है कि हम अगर मरीज के साथ बात करते हैं क्लिनिकल साइड पे तो हमारे कुछ एथिकल वैल्यूज होते हैं कि किस तरीके से आपने पेश आना होता है, आपने उनसे बात किस तरीके से करनी होती है। तो इसी तरह रिसर्च जब आप कंडक्ट करते हैं तो उसके अपने एथिक्स हैं, उसको हम कहते हैं कि रिसर्च एथिक्स। तो ethics versus unethical research. Ethical studies protect subjects and are carried out using scientific principles. ये कह रहे हैं कि जो ethical studies होते हैं वो subjects को protect करते हैं। अब subject को protect करने का क्या मतलब है कि जो subject है या जो research participant है उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उनके rights को protect करते हैं, and are carried out using scientific principles. और जब ये स्टडीज की जाती हैं, कंडक्ट की जाती हैं, तो कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अनएथिकल रिसर्च कौन से हैं? जिसमें साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो, जिसमें फ्रॉड हो, धोखा हो, रिसर्च प्रोटोकॉल की वायलेशन हो, कि जो रिसर्च प्रोटोकॉल है, जिस तरीके से आपने रिसर्च कंडक्ट करना होता है उसके जो प्रोटोकॉल है उसको वायलेट करते हो। इसमें फैब्रिकेशन है, फेल्सिफिकेशन है, फोर्जिंग ऑफ डेटा है, प्लेजरिज्म है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फैब्रिकेशन, फेल्सिफिकेशन, ये टर्म्स, ये आखिर में जो आखिरी स्लाइड्स है वहां पर ये सारे जो है डिटेल में डिस्कस्ड हैं। लेकिन फेल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, फेल्सिफिकेशन झूठ को कहते हैं। आपने अपने रिसर्च के रिजल्ट को चेंज करना और जो कंक्लूजन है वो अपनी मर्जी से ड्रा करना, रिजल्ट को चेंज करना, ये सारे जो है ना वो अनएथिकल होते हैं और ये फैब्रिकेशन, फेल्सिफिकेशन या फोर्जिंग ऑफ डेटा के जुमरे में आता है। इसी तरह जो प्लेजरिज्म है, प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि आपने किसी का जो वर्क है वो आपने उठाया, अपने रिसर्च में आपने डाला, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू है, कहीं पर भी आप मेथोडोलॉजी में डाल देते हैं, लेकिन रेफरेंस नहीं देते। जब आप रेफरेंस नहीं देते तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये प्लेजराइज्ड है। पुटिंग सब्जेक्ट एट रिस्क विदाउट कंसेंट, और जिन सब्जेक्ट पे, ह्यूमन इंडिविजुअल पे आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं उनसे परमिशन नहीं लेते। विदाउट कंसेंट का मतलब है कि उनसे आप परमिशन नहीं लेते। एलिमेंट्स ऑफ एथिकल रिसर्च, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, जो भी ह्यूमन राइट्स है उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्म कंसेंट, रिसर्च कंडक्ट करने वाले को पता होना चाहिए कि इन्फॉर्म कंसेंट क्या है। अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल रिव्यू ऑफ रिसर्च, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड फॉर रिसर्च होता है जो आपके बनाए हुए प्रपोजल को रिव्यू करते हैं, और अगर उसमें इस तरह का कोई आंसर पाया जाता है जिससे ह्यूमन के प्रोटेक्शन को गारंटीड नहीं किया जाता तो फिर वो वापस किया जाता है और डिस्कस किया जाता है। इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ऑफ रिसर्च। बैलेंसिंग बेनिफिट्स एंड रिस्क इन अ स्टडी, और जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं और इसके रिस्क कितने हैं। अगर रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट्स कम है तो फिर आप वो रिसर्च कंडक्ट नहीं करते, यानी रिस्क से ज्यादा उसके बेनिफिट्स होने चाहिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कोड्स एंड रेगुलेशन,
नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट, ये न्यूरम्बर्ग कोड, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, टस्केजी सिफेलिस स्टडी, वेलोब्रुक स्टडी, Jewish chronic disease hospital study, Department of Health Education and Welfare regulation, National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. अब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं that influence the development of ethical codes and regulation, क्या क्या रिसर्च में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती थी, तो किस तरीके से एथिकल कोड्स ने जन्म लिया। लोग मिले, रिसर्चर मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमन बीइंग को बगैर इजाजत के आप जो है ना रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते। इस तरह एनिमल के भी अपने राइट्स हैं और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट जो है ना वो एथिकल कोड्स और रेगुलेशन की हो गई कि जब तक आप पार्टिसिपेंट से परमिशन ना लें, अगर इनको नुकसान हो रहा है तो रिसर्च कंडक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो पार्टिसिपेंट को फुली इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस रिसर्च का मकसद क्या है, एट द एंड होगा क्या, और उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि जब वो चाहें तो वो रिसर्च से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, और जब बेनिफिट्स आएंगे तो वो बाकायदा बेनिफिट्स में शामिल होंगे। तो इस तरीके से ये एथिकल कोड्स और रेगुलेशन जो है ना वो डेवलप हुए। अब इसमें ये मुख्तलिफ नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट हैं जो जर्मन ने यहूदियों पे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किए थे। इस तरह न्यूरम्बर्ग कोड्स हैं। तो नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट क्या थे कि वहां पर ह्यूमन बीइंग को एज आ पार्टिसिपेंट, यानी उनमें जो मुख्तलिफ डिजीजेज होते थे या फिर उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इंजेक्ट करते थे और उसके नेचुरल हिस्ट्री को देखते थे कि वो किस तरह ये डिजीज के प्रोग्रेशन होती हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हैं। तो ये अनएथिकल था। इसके जवाब में जो न्यूरम्बर्ग कोड्स आ गए, जो जर्मनी में मतलब एक बैठक हुई रिसर्चर की कि भाई कोड्स होने चाहिए, एथिकल कोड्स होने चाहिए, इस तरह डायरेक्ट आप ह्यूमन बीइंग पे जो है ना वो रिसर्च नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन ऑफ हेंसेल की अनदर जो है ना वो एथिकल कोड्स थे। इस जो टस्केजी सिफेलिस स्टडी थी अमेरिका में, ये स्टडी जिन्होंने एथिकल रूल्स को बहुत ज्यादा वायलेट किया था, और ये जो नेग्रो थे, हबशी लोग थे अमेरिका में जो अफ्रीका से माइग्रेटेड थे, उनमें जो सिफेलिस की जो डिजीज थी, वेनेरियल डिजीज, उनको कहा गया कि भाई आपको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो प्लेसिबो दे रहे थे। और वहां पर उस वक्त जो है ना वो पेंसिलिन जो है वो इफेक्टिव थी इस ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो क्या देखना चाह रहे थे कि इस डिजीज का प्रोग्रेशन कैसा है, साइन सिम्टम क्या है, फिर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, और उनको अनइन्फॉर्म रखा गया। और आखिर में बहुत सारे लोग मर गए, और जब अपने फैमिलीज की तरफ जाते थे तो उनके फैमिलीज भी इन्फेक्ट हुए, उसमें बहुत सारे लोग मर गए। तो ये बहुत ज्यादा अनएथिकल था। इसी तरह वेलोब्रुक की एक स्टडी हुई थी, जो क्रानिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी थी। तो ये अनएथिकल, जो एथिकल रूल्स, रिसर्च के जो रूल्स थे या प्रोटोकॉल थे, उसके बहुत ज्यादा वायलेशन हुई थी, और उसके जवाब में फिर क्या हुआ कि ये एथिकल कोड्स और रेगुलेशन बन गए। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर रेगुलेशन, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च। अनएथिकल स्टडीज, ये जैसे मैंने जिक्र किया कि नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट जो यहूदियों पे किए जा रहे थे जर्मनी में, इसी तरह टस्केजी सिफेलिस स्टडीज है जो अमेरिका में, वेलोब्रुक स्टडी भी की गई, जोइश क्रॉनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी, ये चारों जो स्टडीज थे उसमें ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया और एथिकल रूल्स को बहुत ज्यादा वायलेट किया गया, ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, ना उनसे कोई कंसेंट फॉर्म लिया गया, बल्कि डायरेक्ट उनको स्टडी में शामिल किया गया और उनको अनइन्फॉर्म रखा गया, जबकि उनका राइट था कि उनसे कंसेंट ले लेते। तो ये तमाम जितने भी चारों स्टडीज थे ये अनएथिकल स्टडीज थे। एथिकल कोड्स एंड रेगुलेशन, एक इसमें न्यूरम्बर्ग कोड है 1949 में। इस तरह डिक्लेरेशन ऑफ हेंसेल के जो फिनलैंड के दारुल हुकूमत में, वहां पर ये जो है ना वो कोड्स और रेगुलेशंस, इस पे डिस्कशन हो गई और रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए, कोड, एथिकल कोड्स के रिसर्च किस तरह जो है ना वो कंडक्ट होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर रेगुलेशन, इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्चेस,
इन तमाम के लिए कोड्स और रेगुलेशन जो है ना वो बनाए गए। न्यूरम्बर्ग कोड जो 1949 में बने, द वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस जो न्यूरम्बर्ग कोड ऑफ एथिक्स में ये डिसाइड किया गया कि जब भी आप ह्यूमन बीइंग पे रिसर्च करेंगे तो उनसे कंसेंट लेंगे, यानी उनके परमिशन से करेंगे। वॉलंटरी कंसेंट, अगर वो तैयार हैं परमिशन देने के लिए रिटर्न तो ठीक है, अगर नहीं तैयार है तो उसको आप रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते। द एक्सपेरिमेंट शुड बी सच एज टू यील्ड fruitful results for the good of society, unprocureable by other methods or means of study and not random and unnecessary in nature। क्या डिसाइड किया गया कि जो भी एक्सपेरिमेंट की जाएगी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल होने चाहिए, एंड दैट इज फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अनप्रोक्योरेबल बाय अदर मेथड्स और मीन्स, और ह्यूमन बीइंग को अगर सब्जेक्ट के तौर पर आप ले रहे हैं तो इस शर्त पे आप लेंगे कि किसी और मेथड से वो रिजल्ट आपके पास नहीं आ सकते, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे तो फिर तो ठीक है। एंड नॉट रैंडम एंड अननेसेसरी इन नेचर, ये अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई बेनिफिट्स होना चाहिए, इसकी जरूरत को आप महसूस करेंगे कि स्टडी करनी चाहिए, तो तब आप ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे और स्टडी करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उनसे वॉलंटरी कंसेंट जो है ना वो ले लें। The experiment should be so designed and based on the result of animal experimentation in a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated result will justify the performance of the experiment। और इसमें ये बहुत ज़्यादा important किया है कि the experiment should be designed and based on the result of animal experimentation। डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को आप ना लें, बल्कि सबसे पहले आप जानवरों पर करें, एनिमल पे करें, और उसके बाद फिर वो जो है ना वो ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट के तौर पर ले ले। लेकिन आपको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज पता होना चाहिए, और एन अदर प्रॉब्लम अंडर स्टडी दैट द एंटिसिपेटेड रिजल्ट विल जस्टिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और आपके पास जो है अदर प्रॉब्लम अंडर स्टडी दैट द एंटिसिपेटेड रिजल्ट विल जस्टिफाई, कि जो मुस्तकबिल में होने वाले रिजल्ट हैं आपके स्टडी के, एट द एंड व्हाट विल यू अचीव, ये आपके स्टडी के परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना चाहिए। अगर आपके रिजल्ट जस्टिफाई न कर सके, फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हैं लेकिन आखिर में आपको पता है कि भाई बहुत बैड रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, तो फिर ये जो है ना जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर आप ये स्टडी नहीं कर सकते। द एक्सपेरिमेंट शुड बी सो इज conducted is to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury। रिसर्च स्टडी इस तरह होनी चाहिए कि आप तमाम जो अननेसेसरी फिजिकल और मेंटल सफरिंग और इंजरी इसको आप बचा सके, अवॉइड कर सके। नो एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड वेयर देयर इज अ प्रायरी रीजन टू बिलीव दैट डेथ और डिसेबिलिटी इंजरी विल अकर, एक्सेप्ट परहैप्स इन दोज एक्सपेरिमेंट वेयर द एक्सपेरिमेंटेशन फिजिशियन आल्सो सर्व्स एज सब्जेक्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि no experiment should be conducted where there is a prior reason to believe that death or disability will occur। जब आपको श्योर है कि इस स्टडी से डेथ या डिसेबिलिटी अकर होती है तो, और पहले से आपको पता है, तो ये नहीं होनी चाहिए। मां सिवाय उसके कि अगर एक्सपेरिमेंटेशन में जो फिजिशियन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो खुद शामिल हो, तो फिर जो है ना वो रीजन बन जाता है कि वो स्टडी आप कंडक्ट करें। लेकिन अगर वो खुद पार्टिसिपेंट नहीं बनते तो फिर आम ह्यूमन बीइंग या पेशेंट पे नहीं करना चाहिए। द डिग्री of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment। अब यहां पर रिस्क की बात हो गई कि जो रिस्क आप ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन का, जो ह्यूमन बीइंग पे आप ले रहे हैं, should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment। कि आपके पास कोई और इख्तियार नहीं है कि जब तक वो ह्यूमन बीइंग पे कंडक्ट ना की जाए तो किसी और तरीके से रिजल्ट आपके पास नहीं आ सकते और ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि ह्यूमन बीइंग को आप एज पार्टिसिपेंट के तौर पर आप लेंगे। Proper preparation should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibility of injury, death or disability।
आपको जो है ना प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए और एडिक्वेट फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि आप बचा सके। इवन दूर दूर तक भी अगर पॉसिबिलिटी है इंजरी, डिसेबिलिटी और डेथ की, तो उसको आप अवॉइड कर सके, आप उसको प्रोटेक्ट कर सके। इस तरह के प्रिपरेशन आपको स्टडी में करनी चाहिए। The experiment should be conducted only by scientifically qualified person. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment, so those who conduct are engaged in the experiment. अब इसमें क्या है कि जो स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी बाय साइंटिफिकली क्वालिफाइड पर्सन। एक बंदा उसके पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और वो जाके ह्यूमन बीइंग पर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज अनएथिकल। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्किल एंड केयर शुड बी रिक्वायर्ड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन हु कंडक्ट आर एंगेज इन द एक्सपेरिमेंट। जो जो लोग इसमें शामिल हैं, तो हर एक स्टेज पे जो स्पेशलिटी और जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए वो उस बंदे या रिसर्चर के पास होनी चाहिए, तब वो स्टडीज जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट द ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible. अच्छा, अब इसमें कोई कैद नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि जब वो चाहे वो छोड़ सकते हैं, जब वो चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे जहां पर उसकी हालत खराब हो रही है तो उसको, और वो इम्पॉसिबल है टू कंटिन्यू दैट एक्सपेरिमेंट, तो इसको विड्रॉ करना चाहिए। फिर during the course of experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage if he has probable cause to believe in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, death of the experimental subject. और इसमें क्या है कि अगर एज ए रिसर्चर आपको पता है कि इससे डेथ या डिसेबिलिटी स्टडी से हो सकते हैं और आपकी एक्सपर्टीज इतनी है कि आप इसको मतलब जज कर सकते हैं या आप प्रोबेबिलिटीज बना सकते हैं कि इससे इस तरह होगा, तो फिर आपको खुद जो है ना वो डिसकंटिन्यू करना चाहिए रादर देन टू लीव इट ऑन समबडी एल्स। आपकी एक्सपर्टीज अगर बताता है कि इससे डेथ या डिसेबिलिटी हो सकती है तो स्टॉप द स्टडी, डिसकंटिन्यू द स्टडी। डिक्लेरेशन ऑफ हेंसेल की क्या है, ये तो न्यूरमबर्ग कोड था। डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी, अच्छा तो ये डिक्लेरेशन ऑफ हेंसेल के वो न्यूरमबर्ग कोड ऑफ एथिक्स थे और ये डिक्लेरेशन ऑफ हेंसेल की है। थेराप्यूटिक रिसर्च, अब थेराप्यूटिक रिसर्च क्या है, रिजल्ट माइट बेनिफिट पार्टिसिपेंट, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीबी के पेशेंट्स हैं, एक नई ड्रग आई है लेकिन आप उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन उनको दे रहे हैं और आप श्योर है कि ये जो टीबी के पेशेंट्स है ये उनको बेनिफिट देगा और जल्दी जो है इनको रिकवरी देगा, तो इसको फिर हम थेराप्यूटिक रिसर्च कहेंगे। नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च कौन से कि रिजल्ट्स आर नॉट ऑफ बेनिफिट टू पार्टिसिपेंट बट माइट बी इन द फ्यूचर। वक्ती तौर पर आप श्योर नहीं है कि ये दवाई जो है या ये एक्सपेरिमेंट ये पार्टिसिपेंट को कोई फायदा पहुंचाएगा, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इसको ये फायदा पहुंचाए, तो ये नॉन थेराप्यूटिक है। नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, एथिकल प्रिंसिपल। अब ये थर्ड वन, पहले हमने न्यूरमबर्ग कोड, फिर हेल्सिंकी डिक्लेरेशन, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। जितने भी इंसान है उस पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट कोड ऑफ एथिक्स और रेगुलेशन बने हुए, तो द थर्ड वन इज द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। एथिकल प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पर्संस, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। These may be seen in the DHHS Belmont report. ये डिपार्टमेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड सर्विसेज
इसके पूरे जो है ना वो अब्रिविएशन आगे आ रही है, जो अब्रिविएशन है इसको आप समझेंगे इंशाल्लाह आगे। प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पर्संस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, पार्टिसिपेशन एंड विड्रॉविंग। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनको ये इख्तियार होना चाहिए कि जब वो पार्टिसिपेट करें और जब वो स्टडी से विड्रॉ करें। नो कोर्शन, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, चाहे आप उसको रिश्वत दे दें या चाहे वो आपका एक इंडस्ट्री में या किसी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है और उसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इस रिसर्च में शामिल हो जाएं। फुल डिस्क्लोजर, नो डिसेप्शन। जो भी आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, जो पर्पस हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट है, प्रोटोकॉल है, वो सारा उनके साथ आप शेयर करें। इसमें धोखा नहीं होने चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। वॉलंटरी कंसेंट है, उनको बताएं कि आप इसमें मतलब शिरकत कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ना करें। पर्सन्स विद डिमिनिश्ड ऑटोनॉमी हैव स्पेशल प्रोटेक्शन। जैसे मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है या छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पर अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो दे शुड हैव स्पेशल प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, फ्रीडम फ्रॉम हार्म। बेनिफिसेंस का मतलब है जो फायदा पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए। सो फ्रीडम फ्रॉम हार्म, कोई नुकसान अब ह्यूमन सब्जेक्ट को न पहुंचाए। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सप्लॉइट आप ना करें, उनकी जरूरत से नाजायज फायदा ना उठाएं। रिस्क बेनिफिट रेशो, हाई एंटिसिपेटेड बेनिफिट में बैलेंस हाई रिस्क। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बेनिफिट ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू रिस्क। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट इवन इफ चूज नॉट टू पार्टिसिपेट। फेयर ट्रीटमेंट, अगर वो लोग जो इसमें पार्टिसिपेट ना भी करें, चाहे वो हॉस्पिटल में मरीज पड़े हुए हों, लेकिन बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए, तो वो फेयर ट्रीटमेंट होगा। राइट टू प्राइवेसी, एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी रिसर्च में आपका नाम आ जाए तो लोग जो है ना वो इरिटेट हो जाते हैं कि मेरा नाम क्यों आता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं। तो इसी तरह रिसर्च में भी वो एनोनिमस रखना जरूरी होता है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, जितने इंफॉर्मेशन आप पेशेंट से लेंगे वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। DHHS जो होता है ना कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, वो DHHS है। अगर आपको, मैंने कहा कि फुल फॉर्म है, लेकिन ये DHHS जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है। अच्छा जी, फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू प्राइवेसी। टाइटल 45 पार्ट 46 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट रेगुलेशन है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, इनसे ये जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो सारा ह्यूमन बीइंग के राइट्स पे हैं। कि मतलब उनको आप प्रोटेक्शन दे दें, उनकी इज्जत का ख्याल रखें, उनकी मर्जी करें, उनको सब कुछ डिस्क्लोज कर दें। इसके बावजूद भी अगर वो आपके एक्सपेरिमेंट में जो है वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करना चाहे तो ठीक है, और अगर वो ना करना चाहे तो वो बाख्तियार हैं, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट एंड रिसर्च, एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन, ह्यूमन फीटसेस, न्यूनेट्स, चिल्ड्रन एंड प्रिजनर्स, ये इसके बारे में। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड प्रोसेस, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का प्रोसेस क्या है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एडिशनल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA regarding clinical investigation with human subjects involving products। अगर आप कोई क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स, इवन दो वो प्रोडक्ट इसमें क्यों ना हो, जो फूड प्रोडक्ट है। एनिमल स्टडीज आल्सो इंक्लूडेड, क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ड्रग इन्वेस्टिगेशन मस्ट कंप्लाई विद FDA रेगुलेशन। और अगर कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स आप कर रहे हैं, जैसे किसी को आप दवाई दे रहे हैं कि ये दवाई इफेक्टिव है या नहीं है, तो आपने FDA के रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, तब आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इसको हिप्पा कहते हैं, हिप्पा, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसके मुताबिक आल्सो नोन एज पब्लिक लॉ 104 to 191 implemented in 2003 to protect individuals private health information। ये स्पेसिफिकली प्राइवेट हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में है कि जितने भी हेल्थ इंफॉर्मेशन एक मरीज के होते हैं वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये वाला एक्ट बना हुआ है जो हिप्पा के नाम से जाना जाता है। हिप्पा प्राइवेसी रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट।
affects research studies by requiring patient consent so as to use private health information. किसी भी मरीज से आपने अगर डेटा लिया है तो जब तक वो इजाजत ना दे, कंसेंट ना दे, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ह्यूमन राइट्स, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो बाइख्तियार है, अटानमस बॉडी है। राइट टू प्राइवेसी, उसके इंफॉर्मेशन, उसको हक है कि अगर वो चाहे तो आप उनके इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अगर वो चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। राइट टू एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, उसका ये भी हक है कि उसका नाम जो है ना खुफिया रखा जाए और उसके इंफॉर्मेशन को खुफिया सीगाराज में रखा जाए। राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, वो बराबर का हकदार है कि जो एक्सपेरिमेंट की जाती है बेनिफिट में उसका हिस्सा हो। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्कम्फर्ट एंड हार्म, उसको ये भी हक हासिल है कि उसको डिस्कम्फर्ट, अजियत और तकलीफ से जो है ना वो बचाया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है? ह्यूमंस आर ऑटोनमस एजेंट विद फ्रीडम टू कंडक्ट देयर लाइव्स एज दे चूज। द प्रिंसिपल्स वुड बी वायलेटेड बाय कोर्शन, फोर्सिंग समवन टू बी इन योर स्टडीज। जैसे मैंने कहा कि कोर्शन किस वक्त होता है? जब कोई गुलाम होते हैं, किसी का सुबार्डिनेट होता है, किसी एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय होता है, हाँ, या फिर रिश्वत के तौर पर आगे उनको दे देते हैं कि भाई आ जाओ, अपने आप को एक्सपेरिमेंट में शामिल कर दें, तो वो भी आपका कोर्शन है। कोवर्ट डेटा कलेक्शन, बगैर बताए डिसेप्शन के थ्रू अगर डेटा उनसे खुफिया कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कोवर्ट डेटा कलेक्शन। सब्जेक्ट्स आर अनअवेयर एंड स्टडी इज टेकिंग प्लेस, डिसेप्शन है, धोखा है, मिस इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट्स अबाउट द स्टडी, आपकी स्टडी किसी और चीज के बारे में और उनको बताते कुछ और है, तो दैट इज डिसेप्शन। पीपल विद डिमिनिश ऑटोनॉमी are given extra protection of right to self-determination because of decreased ability or inability to give informed consent. These people include, ये diminished autonomy वाले कौन से हैं? Legally and mentally incompetent subjects। जो छोटे बच्चे होते हैं वो लीगली इनकॉम्पिटेंट होते हैं क्योंकि वो कंसेंट नहीं दे सकते, और जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उन बेचारों को तो पता ही नहीं होता, तो वो कैसे कंसेंट देंगे? न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन उसमें शामिल है। टर्मिनली इल सब्जेक्ट शामिल है। मेंटली टर्मिनली इल, जो अगर बेड पे पड़े हुए हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पीपल कन्फाइंड टू एन इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन में जो लोग होते हैं और मजबूर होते हैं, एम्प्लॉइज जो होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीटसेस, दीज आर द वल्नरेबल ग्रुप with diminished autonomy. The freedom, yeah, right to privacy, the freedom that an individual has to determine the time, extent, and general circumstances under which private information will be shared with or withheld from others. तो राइट टू प्राइवेसी, आपके जितने इंफॉर्मेशन जाते हैं, आप इंडिविजुअल को या सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी को इख्तियार हासिल है तो कि वो उनसे कहें कि भाई मेरे इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। पीपल विद डिमिनिश ऑटोनॉमी, अच्छा जी, HIPAA प्राइवेसी रूल क्या है? प्रोटेक्ट इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल हेल्थ इंफॉर्मेशन। De-identifying protected health information is allowed only if the following are removed. आप जो हेल्थ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, अगर वो किसी के साथ आप शेयर करना चाहें तो वो उस सूरत में शेयर कर सकते हैं जब ये तमाम जितने भी हैं इसको आप हटाएं इंफॉर्मेशन से। उसका नाम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ऑल डेट्स, फोन, हाँ, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, सर्टिफिकेट, व्हीकल आइडेंटिफायर, हाँ, डिवाइस आइडेंटिफायर, यूआरएल, आईपी एड्रेस, फिंगरप्रिंट्स, वॉइस प्रिंट, फुल फेस फोन, ऑल आइडेंटिफाइबल नंबर जिससे उसकी शनाख्त हो सके, उन तमाम को आप रिमूव करें तो ये एक शर्त है कि फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं। HIPAA प्राइवेसी रूल, डेटा यूज अग्रीमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कंसेंट, यानी कंसेंट में शामिल करना चाहिए कि आपका डेटा जो है हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कवर एंटिटीज क्या हैं? जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर प्लेन्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, या हेल्थ केयर क्लियरिंग हाउसेज हैं, ये फिर जो है ना वो कवर एंटिटीज में शामिल है जो हेल्थ इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। राइट टू anonymity and confidentiality, confidentiality researcher refrains from sharing information with others
Right to anonymity and confidentiality. Confidentiality researcher refrain from sharing information with other. Confidentiality ये है कि आप किसी पार्टिसिपेंट के इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर ना करें। और ब्रीच क्या होगा, कब आप इसको ब्रेक करेंगे? व्हेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू रॉ डेटा, जो डेटा कलेक्टेड है उस तक अगर कोई पहुंचे, हाँ, उस डेटा को जो है ना वो हासिल करें, तो ये breach of confidentiality. Anonymity, no one, not even the researcher, knows the identity of the subject. Even जो रिसर्च कर रहा है उसको भी आइडेंटिटी का नहीं पता, इसको हम एनोनिमिटी कहते हैं. Right to fair treatment based on the principles of justice. Selection of subjects and their treatment during the study are fair for all. Prevent coercion of subjects, that is paying subjects large sums of money to participate. इसको हम प्रिवेंशन ऑफ कोर्शन कहते हैं. अगर बहुत ज्यादा पैसा आप दे दें और उनसे कहे कि स्टडी में आप शामिल हो जाएं, सो इसको भी कोर्शन कहते हैं. या प्रेशराइज करके आपके स्टडी में शामिल हो जाए, तो ये भी कोर्शन है. राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्कम्फर्ट एंड हार्म. नो एंटिसिपेटेड इफेक्ट्स. टेम्पररी डिस्कम्फर्ट यानी ये नहीं होनी चाहिए कि नो एंटिसिपेटेड इफेक्ट्स, कि इससे ये जो है ना इंडिविजुअल के लिए खतरनाक यानी इफेक्ट्स होंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ इंजरी और वट एवर. टेम्पररी डिस्कम्फर्ट, स्टडी अगर चल रही है और पार्टिसिपेंट को तकलीफ हो रही है तो ये टेम्पररी डिस्कम्फर्ट है. अनयूजुअल लेवल्स ऑफ टेम्पररी डिस्कम्फर्ट, अनयूजुअल लेवल ऑफ टेम्पररी डिस्कम्फर्ट हो. रिस्क ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. टेम्पररी डिस्कम्फर्ट तो यही है ना कि वक्ती तौर पर अगर वो इसको पेन दे दें, लेकिन वो अनयूजुअल लेवल हो. रिस्क ऑफ परमानेंट डैमेज हो, और अगर ये पता चले कि भाई इसके तो परमानेंट उसके कोई ऑर्गन या कोई चीज जाया हो गई, तो ये परमानेंट डैमेज है. सर्टेनिटी ऑफ परमानेंट डैमेज, और आप श्योर हैं कि इसको जो है ना वो सर्टनली ये डैमेज हो सकता है. इन्फॉर्म कंसेंट, एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म कंसेंट. कंप्रिहेंशन ऑफ कंसेंट इंफॉर्मेशन, जिसको आप स्टडी में शामिल कर रहे हैं पार्टिसिपेंट को, वो पूरी तरह समझे आपके जो कंसेंट में इंफॉर्मेशन होते हैं, कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स है, पर्पस है, वट एवर. कॉम्पिटेंस टू गिव कंसेंट. दूसरा ये कि वो कॉम्पिटेंट हो. कॉम्पिटेंट का मतलब है कि वो बच्चा ना हो, मेंटली रिटार्डेड ना हो. वॉलंटरी कंसेंट, और अपनी मर्जी से आपको जो है ना वो इजाजत दे दे. एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज. आप उनको बताएं कि ये रिसर्च किस के जो एक्टिविटीज है वो है क्या. स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च पर्पस, रिसर्च का मकसद क्या है. सिलेक्शन ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट्स, और जो रिसर्च के सब्जेक्ट्स है उसको किस तरीके से सिलेक्ट किए जाएं. रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे, किस तरीके से. एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है, वो उनको पता होना चाहिए. डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्क एंड डिस्कम्फर्ट. रिस्क और डिस्कम्फर्ट का जो है ना वो डिस्क्राइब करें कि इस स्टडी में इतने इतने रिस्क हो सकते हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ बेनिफिट्स, और ये भी बताएं कि स्टडी के अख्ताम पर ये बेनिफिट भी हो सकते हैं, या अगर कोई ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, हाँ, कि इससे डिजीज ट्रीट हो रही है, तो ये भी आप बताएं कि एट द एंड इसके ये बेनिफिट्स हैं. डिस्क्लोजर ऑफ अल्टरनेटिव्स. आप जो ऑप्शन है दूसरे, वो भी डिस्क्लोज कर दे कि अगर ये ना हो तो ये हो सकता है, सर्जिकल ना हो तो मेडिकल हो सकता है. ये हम अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं. अश्योरेंस ऑफ एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. एनोनिमिटी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर कर दे. ऑफर टू आंसर क्वेश्चन. अगर वो कोई क्वेश्चन पूछे तो उनको ठोकना नहीं, बल्कि वो आजाद है कि वो आपसे क्वेश्चन करें, अपनी अगर कोई क्वेरी है उसको क्लेरिफाई करें. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन हो. ऑप्शन टू विड्रा, और जब वो चाहे वो आपके स्टडी को छोड़ सकता है. कंसेंट टू इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर. हाँ, कंसेंट भी आपको जो है ना वो इनकम्प्लीट, कंसेंट टू इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर, अगर आपने पूरी तरह उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसको हम कहते हैं कि कंसेंट टू इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर, यानी उनको पूरी तरह पता होना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए उनको. In 1974, National Research Act required research study review who serves on the board. Function, protection of rights and welfare. ये institutional review board है. करता क्या है कि उसके फंक्शन ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड वेलफेयर, राइट्स को प्रोटेक्ट करें. वॉलंटरी इन्फॉर्म कंसेंट, ये बाकायदा आपके प्रपोजल में हो, स्टडी में हो. एंड बेनिफिट्स एक्सीड रिस्क. बेनिफिट्स जो है वो रिस्क से ज्यादा होने चाहिए. ये देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, जब भी प्रपोजल उनके पास जाते हैं तो ये सारी चीजें वो देख लेते हैं.
Furthermore, exempt from review procedure, no risk, expedited review procedure, minimal risk, यानी बहुत कम रिस्क हो, complete institutional review procedures, reviewing the study using vulnerable population, कि जो population आप यूज कर रहे हैं वो vulnerable तो नहीं है, बच्चे भी नहीं है, mentally retarded तो नहीं है, have greater than minimal risk, और साथ में ये भी देखें कि इसके बेनिफिट ज्यादा हैं रिस्क से। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का काम होता है। रिसर्च ऑन रेगुलर एजुकेशनल स्ट्रेटजीज, ये कैटेगरीज इन एग्जाम्प्ट रिसर्च, यानी वो कैटेगरीज जो रिसर्च से मुस्तस्ना है इन एग्जाम्प्ट रिसर्च। रिसर्च ऑन रेगुलर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल स्ट्रेटजीज जो होते हैं ये इससे एग्जाम्प्टेड है। डेटा आर रिकॉर्डेड सो सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, only public health official can be identified, existing data can be collected if no subject identifiers are present, and studies about public health benefits program, taste and food quality evolution, ये exempted categories है। तो इस अगर जो कैटेगरी एग्जम्प्टेड है तो इसका मतलब ये है कि वो दे आर गोइंग ऑन, इसमें इतना जो है उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है जितना ह्यूमन सब्जेक्ट्स के राइट्स पे जो है फोकस है कि उनको कोई नुकसान ना हो, उनका सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो इंजर्ड ना हो, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो ब्रेक ना हो। तो वो तमाम चीजें उसको उन्होंने रिव्यू करना होता है और उसके बाद वो प्रपोजल फाइनल कर लेते हैं कि हाँ यू कैन गो फॉर दिस स्टडी। कैटेगरीज एंड expedited research, collection of hair, nail, teeth and dental plaque, ये भी आप कर सकते हैं ना। कलेक्शन ऑफ एक्सक्रीटा एंड एक्सटर्नल सेक्रीशन, इससे कोई आइडेंटिटी तो नहीं होती, ना कोई नुकसान होता है। रिकॉर्डिंग यूजिंग नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर एंड स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, अगर कोई नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं तो वो भी। कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल फ्रॉम सब्जेक्ट इन गुड हेल्थ, अगर हट्टे कट्टे लोग हैं। अच्छा जी, सो कैटेगरीज इन expedited research, collection of hair, nail, teeth and dental plaque, collection of excreta and external secretion, recording using non-invasive procedure and study of existing data, collection of blood sample from subject in good health, moderate exercise by healthy volunteer, research on behavior without stress, and research on drugs that are exempt from new drug investigation. न्यू ड्रग इन्वेस्टिगेशन ये है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो अप्रूव ड्रग्स होते हैं उसका तो कोई इशू नहीं होता। Influence of HIPAA privacy rule on institutional review boards. HIPAA must be followed. Read report carefully. Think about procedures that were implemented. Consider how data were collected. Were the patient put at undue risk? And what is the risk benefit ratio? ये तमाम को देखना होता है ना। HIPAA must be followed, कि जब भी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है ना किसी प्रपोजल को, किसी स्टडी को रिव्यू करते हैं तो उनको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हिप्पा के जो रूल्स हैं प्राइवेसी के वो फॉलो हो। रीड रिपोर्ट केयरफुली, जो भी रिपोर्ट हो वो आप केयरफुली जो है ना वो रीड करें। थिंक अबाउट प्रोसीजर दैट वर इम्प्लीमेंटेड, जो भी प्रोसीजर स्टडी में इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनको फिर उस पर सोचें, देखें उसको। कंसिडर हाउ डेटा वर कलेक्टेड, डेटा को कैसे कलेक्ट किया गया, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया, किसी को डिसेप्शन में तो नहीं रखा गया। तो ये तमाम आपने देखना होता है एज इन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। वर द पेशेंट पुट एट अनड्यू रिस्क, क्या पेशेंट को एक अनड्यू रिस्क पे डाला गया जिसको नहीं होना चाहिए था। एंड व्हाट इज द रिस्क बेनिफिट रेशियो, और क्या आप श्योर हैं कि बेनिफिट उसमें ज्यादा थे और रिस्क कम थे। साइंटिफिक मिसकंडक्ट, जैसे शुरू के स्लाइड में था कि मिसकंडक्ट क्या है, प्लेजरिज्म क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। साइंटिफिक मिसकंडक्ट और फ्रॉड इन्वॉल्व सच प्रैक्टिसेस एज फैब्रिकेशन, falsification or forging of data, dishonest manipulation of the designs and method with protocol violation, misrepresentative of the finding in plagiarism,
elements: protecting subjects' rights, balancing the benefits and the risk in the study, obtaining informed consent, obtaining institutional approval of research. तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि इन तमाम चीजों को देखना होता है कि कहीं पर कोई फेल्सिफिकेशन तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं है, कि फोर्जिंग, डिसऑनेस्ट तो नहीं है। तो हर एक स्टेप को देखना पड़ता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कि उसको इंश्योर करें। अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक मिसकंडक्ट, DHHS जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है, define the scientific misconduct as fabrication, falsification, plagiarism, or other practices that seriously deviated from those that are commonly accepted within the scientific community for proposing, conducting, or reporting research. Research never occurred, but data reported. ये देखिए, ये धोखा है। कभी रिसर्च हुई नहीं है लेकिन आर्टिकल आपके पास आ जाते हैं। कोई इसका ऑरिजिन नहीं है कि कहां पर ये कंडक्ट हुआ, कैसे कंडक्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट आपके पास आया। तो ये एक धोखा है। फाइंडिंग वर कॉन्शियसली डिस्टॉर्टेड, और जानबूझ के उनको पता था कि ये फाइंडिंग एज इट इज है, उनको रिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि अपनी तरफ से उसको चेंज करके रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये भी साइंटिफिक मिसकंडक्ट है। राइट टू एनोनिमिटी कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी has been taken care if the subject's identification is not linked with their data they have given. And a breach of confidentiality can occur when a researcher by accident or direct action allows an unauthorized person to gain access to raw data of the study. जैसे previous slide में हमने डिस्कस किया। Confidentiality can also be breached in reporting or publishing a study if a subject is accidentally revealed, violating the subject right to anonymity. यानी गलती से भी अगर आपने किसी का नाम जो है वो रिपोर्ट किया तो ये भी ब्रेक ऑफ द रूल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये फिर अगर आप देखें कि जब आप स्टडी कंडक्ट करते हैं तो प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ द स्टडी, कि ये स्टडी आप कंडक्ट करने जा रहे हैं इसका आउटकम क्या होगा, यानी पेशेंट को जो है या पार्टिसिपेंट को नुकसान होगा या फायदा होगा। आपने इसके बेनिफिट्स को असेस करना है और साथ में रिस्क को। उसके बाद बेनिफिट रिस्क रेशो जो है ना वो निकालना है कि अगर 10 बेनिफिट हैं तो 1 रिस्क है। इसी तरह अगर 10 रिस्क हैं और 2 बेनिफिट्स है तो स्टडी नहीं कंडक्ट करनी चाहिए। बेनिफिट्स आर ग्रेटर आर इक्वल टू रिस्क, या तो एक जैसे हो या बेनिफिट्स एक्सीड कर रहे हो, तो फिर आप अप्रूव द स्टडी। ये इंस्टीट्यूशनल जो रिव्यू बोर्ड कमेटी है ये उनका काम है कि अगर बेनिफिट्स ज्यादा हो रिस्क से तो उस स्टडी को अप्रूव करें, और जब उनको पता चलता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है बेनिफिट से तो उस स्टडी को रिजेक्ट कर दें, उसको अप्रूव नहीं करना चाहिए कि वो फर्दर कंडक्ट कर सके। क्रिटिकिंग द एथिक्स ऑफ अ स्टडी, जब आप किसी स्टडी को देखते हैं एथिकली कि आया वो एथिकली साउंड है कि नहीं है तो उसको हम क्रिटिकिंग कहते हैं। उस कौन कौन से एलिमेंट्स आप किस किस एस्पेक्ट आप देखेंगे। वाज स्टडी अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट IRB, ये IRB इनका बहुत बड़ा फंक्शन है कि वो किस किस एस्पेक्ट को देखता है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि IRB जो अप्रोप्रिएट है उसने अप्रूव किया है स्टडी। वाज इन्फॉर्म कंसेंट ऑब्टेन फ्रॉम सब्जेक्ट, और जो स्टडी सब्जेक्ट है उनसे परमिशन लिया गया कि नहीं। इफ द सब्जेक्ट इज इनकॉम्पिटेंट डिड लीगली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव गिव कंसेंट, अगर कोई बच्चा है या मेंटली रिटार्डेड है तो क्या उसके सरपरस्त ने इजाजत दी है। वर राइट्स प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, क्या राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया ड्यूरिंग सैम्पलिंग एंड ड्यूरिंग कलेक्शन और एनालिसिस के दौरान। वाज प्राइवेसी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग स्टडी एंड इन फाइनल रिपोर्ट, क्या इंफॉर्मेशन के को प्रोटेक्ट किया गया ड्यूरिंग द स्टडी एंड फाइनल रिपोर्ट में। वाज बेनिफिट रिस्क रेशियो ऑफ द स्टडी एक्सेप्टेबल, क्या बेनिफिट ज्यादा है और रिस्क कम है तो तब ये एक्सेप्टेबल होगा, अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर तो ठीक है। एंड दिस इज द रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच।